वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज से हम शुरू करते हैं इसके झांसर का जो रेलवे का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 आया है, उसका आज हम शुरू करने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1। इस सेट में जीके प्लस जीएस में टोटल 45 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तबीयत मेरी थोड़ी बहुत ख़राब थी, 10 दिनों से बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा फ़िलहाल ठीक हूँ मैं, और अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। यानी कहाँ मदरसा की स्थापना की थी? तो इन्होंने कलकत्ता में किया था पहली बार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दास वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो दास वंश की शुरुआत की बात की जाए तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये किया गया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब किया था? तो ये 1206 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये बहुत ही क्या कहा जाता है, दयाशील के कारण उसे लाख बख्श भी, माने इतना दयाशील था, ये दयावान था कि इसे लाख बख्श भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और दास वंश दिल्ली सल्तनत पर 84 वर्ष तक, दास वंश जो था दिल्ली में 84 वर्ष तक क्या किया था? शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और दीन इलाही की शुरुआत कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस डेट को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय काम करता है। कौन काम करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काम करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए मूल अधिकारों की, तो भारत के मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के जो वहाँ का संविधान था वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, भारत के मूल अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 में संविधान सभा का गठन डैश द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। तो 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा बनाया गया, तहत के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो ये पेंथिक लॉरेंस थे। कौन था? पेंथिक लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पर अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। कैबिनेट मिशन के ही रिपोर्ट पर अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये स्वेज द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सियाल परत की बात की जाए तो सियाल परत में ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता क्या अधिक पाई जाती है? ग्रेनाइट चट्टान अधिक पाई जाती है। सीमा परत की रचना सिलिका प्लस मैग्नीशियम नामक
रासायनिक पदार्थों से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की जो प्रकृति हो जाती है यह घटता है। प्रकृति क्या होती है? घटती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दो क्रमागत अगर अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई की बात की जाए तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई 111 किलोमीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो पहाड़ी है उसके बीच जो दर्रा है, दर्रा से रेलवे एनटीपीसी में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो दर्रा को आप लोग देख के जाएंगे। तो ये कौन दर्रा है? पाल घाट दर्रा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, थाल घाट की अगर हम बात करें तो थाल घाट जो है महाराष्ट्र और पश्चिम घाट में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब भोर घाट की अगर बात कर लें तो भोर घाट महाराष्ट्र पश्चिम घाट में स्थित है। अब पुणे से बेलगाम मार्ग गुजरता है। ठीक है, भोर घाट उसी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है। उस एकीकरण को क्या कहा जाता है? उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारतीय का राष्ट्रीय सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, व्यापार क्षेत्र का है, विनिर्माण क्षेत्र का है या बैंकिंग क्षेत्र का है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सर्वाधिक जो योगदान है वो विनिर्माण क्षेत्र का है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री से 50 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी? देखिए, पानी कितना है? 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर MS थीटा डेल टी। डेल टी यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m का मान कितना दिया है? 2000 दिया है। 2000 गुना S 1 हो जाएगा और डेल टी क्या हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। यानी कि ये 40 2000 यानी 80,000 क्या हो जाएगा? 80,000 कैलोरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पे लगने वाले सामर्थ्य को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। या कह सकते हैं किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। P बराबर क्या होता है? mv, यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन कौन? वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर की सवारी जो होता है उसमें अभिकेंद्रीय बल काम करता है। कौन काम करता है? अभिकेंद्रीय बल काम करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? गलत कथन है कि जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है।
जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, असत्य बोला है कि असत्य है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान परिवर्तित होता है। देखिए जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये तो सत्य है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी असत्य, यही असत्य है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, ये भी असत्य पूरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसको सत्य कहना है। ए, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान ग्रेटर देन जी होता है, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान लेस देन जी होता है, या एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकेंड है, या एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है और इसका वेग 150 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट पर जी का मान हमेशा लेस देन जी होता है, ये चीज़ हमको पता है कि ये होता है। अब कह रहा है कि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, तो इसका वेग 150 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये भी सही है। जी 15 सेकेंड टाइम 10, जी का मान 10 ले लेंगे तो 150 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि केवल बी और डी ही सत्य हैं। ये जो चीज़ है v बराबर u प्लस 80 होता है, तो u जब 0 होगा तो v बराबर gt हो जाएगा, 10 गुना 15, ये v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस gt। तो जब u 0 हो जाएगा तो v बराबर gt, g का मान 10 होता है और t 15 है, तो 10 गुना 150, ये इसलिए ये 150। तो केवल b और d सत्य है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है, गलत है। ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती हैं। ये मैकेनिकल तरंगें होती हैं। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही तो गलत है। किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, इसे आवश्यकता होती है माध्यम की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकता है। ठीक है, कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो उसके बीच क्या संबंध होता है, f बराबर r/2। क्या होता है, r बराबर f बराबर अगर r/2 होता है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। r बराबर 2f, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान E डैश के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल E का मान किसके बराबर होता है, W/Q के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, वामावर्त उल्टा हो जाएगा, कितना एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियमानुसार अगर चुंबकीय धारा की दिशा क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश एक यौगिक नहीं है। क्या एक यौगिक नहीं है, तो लेड जो होता है ये यौगिक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो निश्चित अनुपात का जो नियम था जोसेफ प्रॉस्ट ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। मोल की सही परिभाषा कौन सी है, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल ये सही है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻20 परमाणु होते हैं। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। तो देखिए विकल्प ए जो है ये सही है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है
और इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। तो विकल्प ए, सी और डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा। इसका अपेक्षित तो सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, 32 दूना 64, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH आयन की सांद्रता में क्या होती है वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है। तो सही बढ़ता क्रम है MnO, MnO2, Mn2O7। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीज एक प्रतिक्रियाशील तत्व होता है जो पानी और हवा में आयनों के साथ क्या होता है आसानी से जुड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉस्फेरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फॉस्फेरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4, H3PO4। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। समसूत्रण विभाजन को परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो मृत कोशिकाओं से जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यह एक संवहन ऊतक भी होता है, जो जाइलम जो होता है एक संवहन ऊतक भी होता है। चलिए नेक्स्ट कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो पौधों में जो प्राथमिक वृद्धि होती है ये किससे होती है लंबवत विभज्यों से या पार्श्व विभज्यों से या अंतर्वेशी विभज्योतक से या शीर्ष विभज्योतक से। तो देखिए अंतर्वेशी और शीर्ष इसी विभज्योतक से क्या होती है पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो ये किसके पद्धति द्वारा स्वपरागण विधि द्वारा ये प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो होता है थे वो आनुवंशिक का जनक उन्हें कहा जाता है। मेंडल जो है F1 और F2 के वंश को स्वपरागण पद्धति से प्राप्त किया था। किससे स्वपरागण पद्धति से प्राप्त किया था। नेक्स्ट, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो pH की सीमा की अगर बात की जाए तो 7.35 से 7.45 तक होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों कार्यवान्ती होती है। मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना या हाथ से लिखना। ठीक है, ये क्या होता है। तो ये जो है मेढक का कूदना और हृदय का धड़कना ये क्या होता है स्वैच्छिक मांसपेशियों कार्यवान्ती होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। तो अधिक विविधता की उत्पत्ति किससे होती है लैंगिक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी एपैप का सह अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है तो भारत को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष जो है भारत को चुना गया है 2023 के लिए। ठीक है, भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा। 2020 तक दक्षिण कोरिया ने संभाला था। अब एपैप जो है
की अध्यक्षता IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लकड़ी से बना पहला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा। तो लकड़ी से बना पहला उपग्रह जो है ये जापान करेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या किया है कि जापान ने कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है। तो ये शांतनु दयाल को चुना गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 31 दिसंबर 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे। ठीक है, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गए थे। चलिए नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया। तो ये दुष्यंत दुबे जी जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 2 बार महाभियोग किस राष्ट्रपति पे लगा है। तो 2 बार महाभियोग डोनाल्ड ट्रंप पे लगा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि किसी अध्यक्षता में RBI ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किया है। तो कॉलेज ऑफ किसी अध्यक्षता में, तो NS विश्वनाथन का अध्यक्षता में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण की समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये आपका जी किशन रेड्डी जी करेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।